So hello everyone. Now we have completed simplex and transportation in the previous modules. Now we are going to see some special type of problems which is denoted as assignments, right? So this type of problem is basically of assigning. So basically there are many jobs and there are many persons. So what is the optimized way to give or allocate that a specific job to a specific person, so that will help in minimizing the maximizing the profit or minimizing the overall cost, right? So guys, I repeat again, these are some special cases of लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, तो असाइनमेंट जो मॉडल हम पढ़ने वाले ये बेसिकली एक टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग का ही प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा स्पेशल केस है, राइट? सो दे आर ईजियर टू अप्लाई एंड ग्रेटली रिड्यूस द कंप्यूटेशनल वर्क एज रिक्वायर्ड बाय सिम्प्लेक्स, बिकॉज सिम्प्लेक्स या फिर आप अदर मेथड्स देखो तो we have to do very computational work of addition and subtraction, right? But in this assignment model which we are going to study, we just have to do very basic calculation and to get the optimal solution, right? So basically this assignment model have applications in allocation and scheduling, as I have told you. ठीक है, तो allocation जैसे job allocation हो गया या तो scheduling हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रॉपर यूज़ या फिर यहाँ पे होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊँ कि जैसे कि प्लेन्स हैं, एयरपोर्ट पे जो प्लेन्स रहते हैं, ठीक है, उनका शेड्यूलिंग कैसे होता है, उनके क्रूज़ का शेड्यूलिंग कैसे होता है, कैसे किस क्रू को किस प्लेन में भेजना है. ठीक है, या तो ट्रक्स और ड्राइवर्स के जो एलोकेशन हैं, ट्रक्स के रूट्स हैं. ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे एलोकेशन, जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे ना, तो मैं हर प्रॉब्लम के साथ हर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँगा, तो वो तो कुछ एग्जाम्पल के साथ ही होगा, तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. ओके ओके, नाउ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पहले मैं आई विल ट्राई टू कवर. देखिए, किसी भी असाइनमेंट मॉड्यूल में देर आर बेसिकली टू थिंग, फैसिलिटीज़, राइट, एंड जॉब्स. या तो आप बोलिए एक सेकेंड, पहले मैं आपको एम फैसिलिटीज़ एंड एन जॉब्स. ठीक है, सो फैसिलिटीज़ मीन्स नंबर ऑफ, यू कैन से नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ पर्सन जिनको कि कोई जॉब करना है. ठीक है, प्लेन्स रहेगा तो उनको डिफरेंट रूट्स रहेंगे, नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, एम नंबर ऑफ पर्सन को एन नंबर ऑफ जॉब्स एलोकेट करना है. ठीक है, तो कैसे एलोकेट करें हम लोग, सो दैट मेरा टाइम बेसिकली रिड्यूस हो जाए. अगर हर आदमी अपने हिसाब से कोई काम जल्दी करता है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, जितना हो सके मैं प्रॉपर एलोकेशन करूं, सो दैट मेरा कम से कम समय में ही ज़्यादा काम मैं उन स्पेसिफिक पर्टिकुलर आदमियों से या लेबर से निकाल सकूं. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट रूल देखिए, अभी बेसिकली M/N के ऊपर ही सारा मॉडल डिपेंड करता है. ठीक है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो असाइनमेंट में रहेगा, ये हमेशा ध्यान देना कि सिंस नंबर ऑफ फैसिलिटी, जैसे M फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल 4 नंबर ऑफ मैन और 4 डिफरेंट जॉब है, राइट? जॉब 1 2 3 4 और मैन है M1 M2 M3 M4. ठीक है, सो हमेशा ध्यान देना है कि M1 को एक पर्टिकुलर जॉब मिले. जैसे 4 जॉब हैं, ठीक है, टर्निंग, जो भी लेथ के जो 4 ऑपरेशन आप पकड़ लीजिए, तो पहले आदमी को एक स्पेसिफिक जॉब मिलना चाहिए, दूसरे आदमी को वो जॉब नहीं मिलना चाहिए, या तो एक आदमी को 2 जॉब नहीं मिलना चाहिए, हर एक आदमी को एक स्पेसिफिक जॉब मिलना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, तो जॉब शुड नॉट गेट रिपीटेड एज वेल एज फैसिलिटी शुड नॉट गेट रिपीटेड. So one facility should not have 2 jobs, or 2 jobs should not 1 job should not have with 2 facilities. ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, हमेशा ध्यान देना है आपको. मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम पहले नोट डाउन करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम. So the problem states that a machine tool company decides to make 4 sub-assemblies through 4 contractors. Each contractor is to receive only 1 sub-assembly.
द कॉस्ट ऑफ ईच सब असेंबली इज टू बी डिटरमाइंड बाय द बिड सबमिटेड बाय ईच कॉन्ट्रैक्टर, राइट। सो हर कॉन्ट्रैक्टर का जो, सो दिस इज द प्रॉब्लम। देर आर 4 कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आप देखें 4 कॉन्ट्रैक्टर है, इन चारों कॉन्ट्रैक्टर ने ये 4 सब असेंबलीज के अपने कोटेशंस दिए हुए हैं। पहला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पहला असेंबली मैन्युफैक्चर करने के लिए 15 रुपये लेगा, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स नहीं दिया ये रुपीज़ में है कि थाउजेंड्स, बेसिकली थाउजेंड्स में, 100 में और एनीथिंग। सो आई विल टेक इट एज ओनली नंबर्स, राइट। तो सो सपोज पहले कॉन्ट्रैक्टर पहला सब असेंबलीज के लिए 15 रुपीज़ ले रहा है। सेकेंड सब असेंबली इफ़ ही मैन्युफैक्चर ही विल टेक और ही विल चार्ज 11 रुपीज़, सिमिलरली 13, 15। सेकेंड कॉन्ट्रैक्टर 13, 12। सो ये जो है ये कॉस्ट कंपोनेंट है, राइट। So now I have to allocate these jobs to these contractors, right, in such a way that my total cost should be minimized, right. Here we are not talking about the quality. So all the 4 contractor would provide the job or manufacture the job of same quality, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी नहीं, सिर्फ कॉस्ट का कंसर्न हमें है। तो अब ये प्रॉब्लम है, राइट। सो एलोकेशन करना है कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए। आई थिंक दिस इज clear to all. Now see this you can also write as m or n, ठीक है। so there are 4 and 4, so this is a square matrix. so generally assignment में हम लोग देखेंगे हमेशा we will deal with only square matrix. sorry. Now how to solve this problem? Now the first step would be reducing the matrix, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे allocation करना है, तो मैं matrix को reduce करूँगा, ठीक है। नंबर्स काफ़ी बड़े दिख रहे हैं तो इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड दिस नंबर, ठीक है। आपको इसको और सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो देखो, सपोज कॉन्ट्रैक्टर, पहला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पहले सब असेंबली के लिए 15 रुपये कर रहा है, सेकेंड असेंबली के लिए 11, राइट, थर्ड के लिए 13 एंड फोर्थ के लिए 15 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्टर 13, 12, 12, 17 एंड रेस्पेक्टिवली थर्ड और फोर्थ कॉन्ट्रैक्टर ये अगर चार्ज कर रहे। अगर मैं एक काम करता हूँ, सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने जो कोटेशन दिए थे वो अगर 1-1 रुपये से कम करते हैं बाय यूनिट 1, अगर वो सब रिड्यूस करते हैं, सो क्या होने वाला है, डज दैट गोइंग टू अफेक्ट माई ओवरऑल अलोकेशन? नो, बिकॉज अगर ये देखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर 1 अगर पहले सब असेंबली को 14 चार्ज करता है, ये 12 करता है, ये 13, सिमिलरली ये 16, ठीक है। तो सेम नंबर से सारे वैल्यूज रिड्यूस हो जाएंगे, करेक्ट। सो अगर यूनिफॉर्म चेंजेस आ रहे हैं चारों कॉन्ट्रैक्टर के प्राइस कोटेशन में, सो उससे मेरे जो एलोकेशन है उनमें कोई भी प्रॉब्लम या चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रादर देन सॉल्विंग दिस बिग नंबर्स, व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले इन बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करूँगा। वो कैसे करूँगा, देखो सर, उसके 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, 2 छोटे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रो मिनिमा और सेकंड स्टेप है कॉलम मिनिमा। रो मिनिमा एज, आप रो को देखिए और रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है विच इज़ दिस, ठीक है, इससे पूरे रो को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो दिस विल बिकम 2, 0, 1 एंड 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो 11 है मिनिमम, तो 11 से माइनस करो, ये रो मिनिमा हो गया। एंड सिमिलरली रो मिनिमा के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा उस पे मुझे कॉलम मिनिमा अप्लाई करना है, ठीक है। सो आई विल डू इट हियर राइट नाउ। सो step 1 would be applying रो मिनिमा, ठीक है। या तो आप इसको और इजियर टर्म में बोल सकते हो कि डूइंग रो मिनिमाइजिंग दी रो, ओके। सो हम लोग रो को मिनिमाइज कर रहे हैं। सो ऐसे नंबर से मिनिमाइज करेंगे जिससे कि सारे उसमें चेंजेस यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो सबसे लीस्ट नंबर लेंगे विच इज़ 13। सो अब मैं रो 1 में अप्लाई करूँगा, सो आई विल गेट 2, 0, 1 एंड 4, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे 11 सबसे मिनिमम है, तो 0, 1
4 and 2, यहाँ पे देखिए 10, ओके 1 सेकेंड, ओके 3, 2, 0 and 1. Similarly here is 14, so 1, 3, 0 and 2, right? So this is row minima. Now I am going to perform column minima. Next step, step 2. So guys, I am not going to write the sub assemblies and contractors. ओके तो आप वो समझ जाइए कि जो कॉलम है वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो रोज़ हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय सब असेंबलीज, राइट? सो अब इसमें अगर मैं कॉलम मिनिमा करूं तो यहाँ पे 0 है कॉलम में, सो 0 से आप सबको माइनस कीजिए तो बेसिकली कोई चेंज नहीं आने वाला, इट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम। यहाँ पे अगेन 0 है, ठीक है? तो ये दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। अगर कहीं पे आपको 0 दिख रहा है तो डोंट कैलकुलेट, ठीक है? एज इट इज़ रो हो या कॉलम हो, एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे भी 0 है, सो आई विल राइट इट एज इट इज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 नहीं 1 है, सो रिड्यूस एवरीथिंग बाय 1, 3, 1, 0, 1, करेक्ट? आ गया? नाउ सी व्हाट दिस 0 रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये 0 क्या बताते हैं? ये 0 बताते हैं सबसे लीस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड कौन से सेल्स हैं, ठीक है? अब अगर आप देखिए तो सिंपल, ये देख आगे, अगर मैं आपको एक बार वापस से आई विल ट्राई टू सो आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इस मैट्रिक्स में आप, अगर आपको मैंने पूछा कि सबसे लीस्ट सेल्स बताइए जिससे सबसे कम कॉस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है, रो एंड कॉलम वाइज, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे देखेंगे तो कुछ नंबर डायरेक्टली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक 10, 12, 11, बट व्हाट अबाउट एल्स? ठीक है, कैन यू टेल 14 इज द लीस्ट कॉस्ट? नहीं ना, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो हमको 14 भी मिल रहा है, बिकॉज कॉलम या रो के हिसाब से 14 भी उस कॉलम के हिसाब से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वो सेल भी कॉस्ट के हिसाब से कम है, ठीक है? सो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमने कॉलम और रो मिनिमा दोनों भी अप्लाई कर दिया, तो ये सब हमको 0 मिले। यहाँ पे बेसिकली हमको असाइन करने हैं जॉब्स को, ठीक है? तो ये 4 जॉब है या 4 कॉन्ट्रैक्टर है, असाइन करना है। अब असाइनमेंट कैसे करना है ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। हमको सबसे पहले रो को असाइन करना रहता है, देन वी हैव टू असाइन एज कॉलम, ओके? सो सबसे पहले वी हैव टू असाइन बाय रो, और रो होने के बाद अगर कोई अनएलोकेशन बाकी रह गया तो हम लोग कॉलम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले रो करते हैं। ये रो में 1, 0 है, तो सबसे पहला असाइनमेंट यहाँ पे करेंगे हम लोग। असाइनमेंट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस स्क्वायर, ओके? सेकेंड रो में आ जाते हैं, ये 0 है, तो असाइनमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है? थर्ड रो में आ जाते हैं, देयर आर 2 zeros, सो मैं यहाँ या फिर यहाँ पे कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे, तो कौन सा सेलेक्ट करूँ? बट ऑब्वियसली अगर आप देख के बताएंगे तो नेक्स्ट असाइनमेंट तो यहाँ पे होने वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 2 जॉब्स नहीं जाने चाहिए, 3 और 4, राइट? तो यहाँ पे एक ही असाइनमेंट होना चाहिए। यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे नहीं। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको अगर किसी रो में मल्टीपल ज़ीरोज़ दिख रहे हैं तो उनको छोड़ दो आप पहले, ठीक है? सो मैं इस रो को छोड़ दूंगा, मैं नेक्स्ट रो में आऊँगा, नेक्स्ट रो में एक ही 0 दिख रहा है, मैं उसको एलोकेट कर दूंगा, ठीक है? अब ये कंडीशन आपको मैंने बताया था कि ऑलवेज सी दैट कि ईच कॉन्ट्रैक्टर शुड हैव ओनली 1 जॉब, राइट? सो कॉन्ट्रैक्टर के पास मल्टीपल जॉब्स नहीं आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ईच रो एंड ईच कॉलम में ओनली 1 असाइनमेंट शुड बी डन, राइट? तो ये अगर इस कॉलम में हो गया है तो बट ऑब्वियस है इस कॉलम में ये जो है यहाँ पे एलोकेशन में नहीं कर सकता। सो किसी भी कॉलम में अभी तक तो यहाँ पे हमको कोई 0 नहीं, फॉर एग्जांपल मैं देखो अगर यहाँ पे एलोकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक 0 है, राइट? सो इमीडिएटली एलोकेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे कट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने एलोकेशन यहाँ पे किया, जैसे एलोकेशन किया मैं ये जो इस कॉलम में देखो एक 0 आ गया है तो मैं इसको कट कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है?
अब उसके बाद थर्ड रो में जाएंगे तो सिर्फ एक एलिजिबल रो बचा है, तो यहाँ पे एलोकेशन कर सेल बचा है, तो यहाँ पे मैंने एलोकेशन कर दिया. नाउ सी देर इज़ दिस इज़ दी ऑप्टिमल सोल्यूशन. यहाँ पे कोई भी जॉब्स जो रिपीट नहीं हो रहे. देखो कॉन्ट्रैक्टर 2 के पास जॉब 1 गया, सब असेंबली 1 गया, कॉन्ट्रैक्टर 1 के पास 2, 3 के पास 4 और 4 जो असेंबली है वो थर्ड कॉन्ट्रैक्टर के पास. राइट. सो वेरी सिंपल बेसिक प्रॉब्लम आई हैव टेकन. ठीक है, सबसे सिंपल प्रॉब्लम लिया था. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम लोग लेंगे. सो गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस. Okay, one thing I forgot to add in the previous problem. See, now we got the allocations, right? पर हमने अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बताया. तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको कैलकुलेट करके बताना है ना. सो मिनिमम, अब देखिए मैंने एलोकेशन करने का मुझे ये भी फाइंड करना है ना कि मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा ये सारे एज ए सब असेंबलीज मैन्युफैक्चर बेसिकली करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से. तो अगर आप देखिए, सो दिस इज़ दी सोल्यूशन. ठीक है, तो ये असेंबली में ये जो एलोकेशन है मैं यहाँ पे कर देता हूँ. सेकेंड एलोकेशन क्या था, सेल 2-1 विच इज़ दिस. थर्ड इज 3-4, सेल 3-4, एंड द लास्ट एलोकेशन इज 4-3. सो नाउ आई कैन राइट द टोटल cost of sub assemblies, total minimum cost of sub assemblies assignment to the contractors are 13 plus 11 plus 11 plus 14. देखिए 13 plus 11 plus 11 plus 14, 22 plus 13 is 30, 22 plus 13 is 35 plus 45 for 49, right? So it is 49. Okay. Okay, next problem. There are 4 machines and 4 jobs. ठीक है, अगेन है स्क्वायर मैट्रिक्स. सो हर मशीन पे हर जॉब का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल J1 जॉब मैंने अगर M1 पे मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे 5 रुपीज़ का एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा. राइट. सिमिलरली अगर वही जॉब वही जॉब अगर मैं मशीन 2 पे कराता हूँ तो इट विल कॉस्ट में अराउंड 7 रुपीज़. Machine 3 will give me expense of 11 rupees. Machine 4 is 6, right? Similarly, job 2 के लिए cost component है 8, 5, 9 and 6. Job 3 के लिए है 4, 7, 10 and 7. Job 3 के लिए, job 4 के लिए है it is 10, 4, 8 and 3, right? So I repeat again, these are the 4 machines. ठीक है, मुझे असाइनमेंट करना है कि मैं कौन सा जॉब किस मशीन पे एलोकेट करूँ सो दैट द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फॉर ऑल दीज 4 जॉब शुड बी मिनिमम. राइट. सो अगेन अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, हम इस पे वी आर गोइंग टू सी ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन असाइनमेंट ऑल्सो. ठीक है, लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. बट हियर दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, बट विल स्टार्ट विद इन द सेम मैनर. सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे. सबसे स्टेप 1 क्या था हमारा, रो मिनिमा. ओके, सो आई विल डू द रो मिनिमा ऑपरेशन. J1, J2, J3 and J4, M1, M2. Okay, so minimum is 5, 0, 2, 6 and 1, correct? Here the minimum is again 5. Okay, so 3, 0, 4 and 1. Here the minimum is 4, 0, 3, 6, 3. The minimum is 3. This becomes 7, 1, 5 and 0.
right? Sorry guys for this, but this is the first step, row minima. Second would be column minima. ठीक है, performing the column minima operation. Okay. सो सी है, ज़ीरो ऑलरेडी है, सो एज इट इज़ लिख देना है. अगेन यहाँ पे ज़ीरो है तो एज इट इज़ लिखना है. आई रिपीट अगेन, ज़ीरो है तो आप किसी भी नंबर से माइनस करेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यूज़. यहाँ पे ज़ीरो नहीं, यहाँ पे 4 है मिनिमम, सो 4 से माइनस करेंगे, दिस बिकम्स 2 0 2 एंड 1. और यहाँ पे अगेन ज़ीरो है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे. करेक्ट. अब हम लोग आ जाते हैं एलोकेशन में. ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं एलोकेशन. सबसे पहला ये फर्स्ट रो लेंगे, एलोकेशन करेंगे. करेक्ट. अब आ जाते हैं सेकेंड रो में, मल्टीपल ज़ीरोज़ हैं, विल लीव द रो. इस अब यहाँ पे एलोकेशन किया था तो आई कांट डू एलोकेट हियर, राइट. और सिमिलरली यहाँ पे कोई ज़ीरो रहता तो उसको भी क्रॉस कर देता मैं. अब आ जाता हूँ, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है तो आई विल गो टू फोर्थ, एंड यहाँ पे एक ज़ीरो है तो आई विल एलोकेट. करेक्ट. ये लोकेशन हो गया. अब कॉलम वाइज आ जाते हैं. कॉलम 2 में यहाँ पे एक ज़ीरो है, इसको एलोकेट करूँगा. इसको एलोकेट करूँगा तो उसका रो और कॉलम में जितने ज़ीरो उनको कट कर दूँगा. कॉलम 3 आ जाता हूँ, कोई एलोकेशन नहीं होगा बिकॉज देर इज़ नॉट अ ज़ीरो, राइट. सो नंबर ऑफ एलोकेशंस आर 3, बट आई नीड 4 एलोकेशन बिकॉज देर आर 4 जॉब्स एंड मशीन, राइट. सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट मेथड्स आगे बढ़ेंगे. अब आगे क्या करना है, थोड़ा सा there are some additional rules that we have to follow, right? So now what we should do. So अब वापस से एक बार बता देता हूँ. हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स को बेसिकली रिड्यूस किया उनके वैल्यूज बाय विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेप, रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा. आफ्टर कॉलम मिनिमा व्हेन आई allocated, I didn't got allocation, right? Number of allocations were comparatively less. सो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप. अब ध्यान से देखिए क्या करना है. तो सबसे पहले आपको देखना है इस मैट्रिक्स में कि विच इज़ द अनएलोकेटेड रो. अगेन हम लोग हमेशा वी विल सेलेक्ट अ रो फर्स्ट एंड देन कॉलम, राइट. तो यहाँ पे अभी हम लोग रो वाइज जाएंगे. सो वी विल सेलेक्ट सी फॉर अ रो विच इज़ अनएलोकेटेड. सी फर्स्ट रो देर इज़ एन एलोकेशन, सेकेंड रो अगेन देर इज़ एन एलोकेशन, third row there is not an allocation. There was a zero, but since allocation was done in the first row, because of that there is no allocation has been done in this row, right. So there is not an allocation, so I'll tick कि यहाँ this is my targeted area, right. उसके बाद रो 4 अगेन एलोकेशन है. अब इस रो को हम लोग स्कैन करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड अ ज़ीरो. देयर इज़ अ ज़ीरो, राइट. सो जिस कॉलम में ज़ीरो है उस कॉलम को टिक करेंगे. आई रिपीट अगेन, फर्स्ट वी हैव टू सी सर्च फॉर अनअलोकेटेड रो, टिक दैट अनअलोकेटेड रो. इन दैट अनअलोकेटेड रो इफ देयर इज अ ज़ीरो प्रेजेंट, ठीक है, टिक दैट रेस्पेक्टिव कॉलम, राइट. उसके बाद रेस्पेक्टिव कॉलम को स्कैन कीजिए एंड इफ देयर इज एन एलोकेशन, ठीक है, देयर इज नॉट अ जीरो, देयर इज अ, इफ देयर इज एन एलोकेशन इन द कॉलम, ठीक है, टिक दैट रेस्पेक्टिव रो. आई नो इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड बट यू विल गेट एन हैबिट. जितना आप डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये धीरे धीरे ईजी हो जाएगा. रिपीट अगेन. देखिए सबसे पहले हमने अनएलोकेटेड रो को, जहाँ पे एलोकेशन नहीं था, उसको टिक किया, ठीक है. देन वी स्टार्टेड स्कैनिंग. इफ देर इज अ जीरो प्रेजेंट कैन वी एलोकेट दिस एज समवेयर, ठीक है. तो स्कैन करने में मुझे पता चला हाँ यहाँ पे एक एलोकेशन है, तो मैंने उसके रेस्पेक्टिव कॉलम को टिक कर दिया, ठीक है. अब देखिए मैं टारगेट कर रहा हूँ. सो मैंने रेस्पेक्टिव कॉलम को टिक किया. नाउ आई विल स्कैन द रेस्पेक्टिव कॉलम और वहाँ पे मैं एलोकेशन ढूंढूंगा, ठीक है. तो एलोकेशन है
कॉलम में एलोकेशन ढूंढूंगा, रो में सिर्फ ज़ीरो को ढूंढूंगा। इफ़ देयर वेर मल्टीपल ज़ीरोस तो मैं दोनों को टिक करूंगा, दोनों कॉलम्स को जहाँ पे ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये अगर अनअलोकेटेड होता, ठीक है, तो यहाँ पे टिक करता और इसको स्कैन करता तो देयर आर टू ज़ीरोस, तो इन दोनों को टिक करता, ठीक है। सो जब रो को स्कैन करूंगा तो आई जस्ट हैव टू सी वेदर इट इज़ ज़ीरो, ठीक है, एलोकेटेड हो अनएलोकेटेड हो, पर ज़ीरो को सिर्फ सर्च करना है। तो यहाँ पे ज़ीरो को सर्च किया, ये मिल गया, तो जो भी जहाँ पे भी ज़ीरो मिलेगा उनके कॉलम को टिक करना है, ठीक है। कॉलम को टिक होने के बाद उस कॉलम को स्कैन करना है और एलोकेटेड ज़ीरो के रो को टिक करना है, राइट। सो यहाँ पे मुझे एलोकेशन दिखा। इफ़ देर वॉन्ट बी एनी एलोकेशन ना, तो मुझे कहीं पे टिक नहीं करना है। ज़ीरो होगा पर एलोकेशन है, सपोज यहाँ पे ज़ीरो है पर अगेन ये टिक कैंसिल है, तो मैं इस रो को टिक नहीं करूँगा बिकॉज ये कैंसल आउट ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे ये ज़ीरो था कॉलम में, एलोकेटेड ज़ीरो था, तो इसलिए मैंने उसके रो को टिक कर दिया, राइट। सिंपल। सो फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग ना यू कैन राइट दिस रूल्स, ठीक है। सो मैं अभी ये एक बार पूरा बता देता हूँ, देन आई विल रिपीट द रूल फॉर यू। ओके, नाउ व्हाट टू डू। अब मैंने उसके बाद क्या करना है, अनएलोकेटेड जहाँ पे अनटिक्ड रोज हैं, जैसे ये देखिए ये रो और ये रो, ये दोनों अनटिक, ये टिकिंग प्रोसेस हो गया पूरा, ठीक है। ऐसे टिकिंग करते रहना। अब इसके बाद ये दो रोज है यहाँ पे मैंने टिक नहीं किए, तो जहाँ पे जो अनटिक्ड रो है उसको हमको कैंसिल करना है। I repeat again, cancel out the unticked row and ticked column. I repeat again, unticked row को कैंसिल करना है और उसका अपोजिट टिक्ड कॉलम को कैंसिल करना है, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास कितने सेल्स बचे, 1 2 3 4 5 6, जो कि जहाँ से लाइन नहीं गुजर रहा है, राइट। बेसिकली टिकिंग आफ्टर ड्राइंग द लाइन ना, यू कैन सी दिस विल कवर ऑल योर ज़ीरोज़, ठीक है। जितने ज़ीरोज़ है ना वो एक बार कैंसिल आउट हो जाएंगे लाइन से, ठीक है। आपको अनज़ीरोज़ रो ही सेल्स ही मिलेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ द मिनिमम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 1 दिख रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 1 इन दिस, ठीक है। सो मैं अगेन जो मैंने बताया था इन्हीं कॉलम और रो रिडक्शन किया था, यहाँ पे मैं रिडक्शन करूँगा। अब रिडक्शन के क्या रूल है, जितने भी सेल्स है जहाँ से एक भी लाइन नहीं गुजर रही है, राइट, लाइक दिस, वहाँ पे मुझे थीटा को रिड्यूस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सो 2 - 1 इज़ 1, तो यहाँ ये सब वैल्यूज से मैं थीटा को रिड्यूस करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा, और जहाँ से दो बार लाइन गुजर रहे हैं लाइक दिस एंड दिस सेल, यहाँ पे मैं थीटा को ऐड करूँगा बिकॉज आई हैव टू बैलेंस आउट, राइट। तो यहाँ पे मैं थीटा को ऐड करूँगा। सो जस्ट सी केयरफुली, आई एम अगेन ड्राइंग दिस। So what we are going to do, we are going to first solve for the this open जो सेल्स है ना जहाँ पे कोई भी लाइन नहीं गुजरी, वहाँ पे हमको थीटा से रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिस बिकम्स 1 1 एंड 0 2 1 एंड 2, राइट। तो अब देखिए मैंने थीटा से रिड्यूस किया तो आई हैव क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ज़ीरो ओवर हियर, राइट। तो दिस इज़ माई पर्पस फॉर थीटा। उसके बाद जहाँ पे दो बार जा रहा है, दो लाइन से गुजर रहे हैं या इंटरसेक्ट हो रहा है लाइक दिस एंड दिस, यहाँ पे थीटा को ऐड कर देना है। तो दिस बिकम्स 4 एंड 8, बाकी सब एज इट इज़ लिख देना है। दिस इज़ 0, दिस इज़ 0 0 0 1 एंड 1 1 0। हो गया, ये एक इटरेशन कंप्लीट किया हमने, ठीक है। अब हम वी विल अगेन ट्राई टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन और एलोकेशन। सो विल स्टार्ट विद द रो, correct. Okay, so we'll start with this row, multiple zeros, leave it, no allocation can be possible right now, multiple zeros, leave it। यहाँ पे एक ज़ीरो है, एलोकेशन मैं करूँगा। यहाँ पे एलोकेशन किया तो रो और कॉलम के ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे एलोकेशन करूँगा, सो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं, राइट। तो ये सारे रोज़ हो गए,
अब आ जाते हैं कॉलम्स में। ये कॉलम है तो यहाँ पे एलोकेशन करूँगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दूँगा। नाउ सी, तुम you can see now the solution has been completed, right? Basically this iteration is completed. Allocation देखेंगे 1 2 3 तीन allocation है, पर still I have 4 machine and 4 jobs, so allocations 3 के 3 है. So it is not necessary that you will get optimal solution immediately in next iteration. ठीक है, we have to perform iteration. In many iteration you will get like, ठीक है, as per problem there are problems where you have to perform 3 or 4 iteration to get an optimal solution, right? तो यहाँ पे हमें नहीं मिला, हम वापस से सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस वापस से, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, एलोकेशंस रो वाइज हम लोग टिकिंग पहले करेंगे। सी दिस इज अनएलोकेटेड रो, यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे एलोकेशन है, ठीक है। अब इस रो को स्कैन करेंगे, राइट। इस रो के बाद दो ज़ीरोज़ हैं तो उनको टिक करेंगे कॉलम को, ठीक है। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे इस रो को स्कैन किया तो देयर आर 2 ज़ीरोज़, सो आई विल दैट रेस्पेक्टिव ज़ीरो के कॉलम को टिक करने वाला हूँ इन, करेक्ट। अब इन कॉलम में आई विल ट्राई टू फाइंड द एलोकेशन, सो देयर आर 2 एलोकेशन, तो रेस्पेक्टिव रो को टिक करूँगा। टिकिंग हैव बीन कंप्लीटेड, करेक्ट, ओके। नाउ अब क्रॉसिंग करेंगे, सो अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम को क्रॉस करना है हमें। नाउ सी ऑल ज़ीरो हैव बीन क्रॉस्ड। अब ये सारे नंबर्स हैं जो कि ओपन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज़ 1, राइट, मिनिमम इज़ 1, अगेन थीटा इज़ 1। तो अब मैं so guys, this is basically this type of problem is the more you practice na, you will find it easier to solve. Okay, so theta is 1, reduce subtract this line cells जहाँ पे कोई भी लाइन पास नहीं हो रहा है वहाँ पे थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई विल गेट 0 0, दिस इज 1 0 0 0, राइट। जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जहाँ पे दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं वहाँ पे थीटा को ऐड करना है, सो दिस बिकम्स 5, दिस बिकम्स 2, एंड बाकी सबको एज इट इज़ लिख देना है, करेक्ट। दिस इज 0 0। नाउ यू कैन सी इजीली देयर आर मैनी zeros that we have added to this problem, correct? So that, okay, now we have to find the solution, so allocation करेंगे। अब ठीक है, टिकिंग हो गया, कैंसिल आउट हो गया, थीटा फाइंड किया, थीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया रेस्पेक्टिव सेल से। अब उसके बाद एलोकेशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे रो 1 मल्टीपल ज़ीरोज़ छोड़ दो, रो 2 मल्टीपल ज़ीरो छोड़ दो, रो 3 मल्टीपल ज़ीरो छोड़ दो, रो 4 मल्टीपल ज़ीरो छोड़ दो। कॉलम में आ जाते हैं, मल्टीपल ज़ीरो मल्टीपल ज़ीरो मल्टीपल ज़ीरो मल्टीपल ज़ीरो, राइट। सो रो कॉलम कहीं पे भी सिंगल सेल नहीं मिला जहाँ पे एक ज़ीरो मिल जाए मुझे, ठीक है। सो ऐसे केस, ऐसे प्रॉब्लम अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में दिखते हैं ना, तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट सी द डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल्स में आपको हमेशा ज़ीरो मिलेंगे, ठीक है। तो आप वेरी सिंपल एलोकेशन, हमको क्या करना है, हमको एक बार एक एलोकेशन करना है, राइट। तो आप ट्राई करते रहिए, देयर कुड बी एनी अदर सोल्यूशन आई थिंक, बट द ईजिएस्ट सोल्यूशन दैट यू कैन गेट इज बाय एलोकेटिंग द डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे एलोकेशन करता हूँ, ठीक है, यू कैन ट्राई टू फाइंड द अदर सोल्यूशन, बट आई थिंक दिस इज़ द ओनली ऑप्टिमल सोल्यूशन दैट यू विल गेट, ठीक है। सो इंडिविजुअल एलोकेशंस हो गए एंड दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अब आई विल ट्राई टू फाइंड द टोटल कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट। सो एलोकेशन, डायगोनल एलोकेशन है, तो डायगोनल में अगर हम लोग देखते हैं सबसे इनिशियल प्रॉब्लम को, तो 5 5 10 3 10 20 23, सो टोटल कॉस्ट इज 23, ओके।
So in the next video lecture I will try to solve, or I will solve a bigger problem of the same kind, as well as I will solve a problem of maximization, right? तो हम लोग maximization का भी problem उसमें solve करेंगे. So for this video I think this is enough. You can practice more problems so that you will find it easier to remember the rule, okay, and try to your speed will also increase with the number of problem that you will solve or practice. Okay, so for thank you everyone for watching the video.